बच्चों, आज 5 डेज 5 कॉन्सेप्ट में हम बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है नीट और जेडबलई में। खासतौर पे नीट में तो पूछा ही जाता है, जेडबलई के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 7 तारीख को नीट का पेपर है आप लोग का, और ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। जो ग्राफ के कॉन्सेप्ट है, कल मैंने आप लोग को बताया था कि मैथमेटिकल हम कैसे बनाएंगे, मैथमेटिक्स की चीजें। तो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है 5 डेज 5 कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो, वो जरूर देखें। बहुत लाभ आपको होने वाला है, बहुत प्रॉफिट आपको होने वाला है इसमें। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो मैथमेटिक्स की चीजें समझ में आएंगी कि मैथमेटिक्स वाली चीजें हम कैसे बनाएंगे। चलिए, आज है हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, और ये है प्ले विथ ग्राफ। प्ले विथ ग्राफ, ग्राफ के साथ हम कैसे खेलें। आमतौर पे ग्राफिकल क्वेश्चन जब आता है तो नीट के बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। नीट के बच्चों को समझ में नहीं आता है कि भाई कौन सा ग्राफ सही चल रहा है, कौन सा ग्राफ गलत चल रहा है। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाएंगे और किसका ग्राफ कैसे बनना है। तो इसमें कुछ बेसिक ग्राफ मैं आपको बता दूं। सबसे पहला ग्राफ है कांस्टेंट टर्म। यदि कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उस कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। जैसे मैं लिख दिया कि y इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा x एक्सेस चलता है और ये हमारा y एक्सेस चलता है। आमतौर पे x एक्सेस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सेस और y एक्सेस को बोलते हैं डिपेंडेंट एक्सेस, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आमतौर पे ऐसा होता है कि टाइम जो होता है वो x में आता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइम हर बार x में आएगा। देने वाला जो है वो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस ये है कि y इक्वल टू, यदि आपको कांस्टेंट दिया हुआ है तो ये हो गया हमारा 5, और 5 से एक सीधा सीधा लाइन आप खींच देना जो ये बताएगा कि y हमेशा 5 रहने वाला है। या फिर दूसरा, मान लो ये दे दिया x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 दिया, मतलब आपको क्या करना है, ये ऐसा x इक्वल टू 5, तो x हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। समझ में है ना। तो ये होता है हमारा कांस्टेंट वाला ग्राफ। दूसरा, पहला ग्राफ है कांस्टेंट वाला ग्राफ, तो समझ में आना चाहिए चीजें कहां पे कांस्टेंट होंगी। दूसरा ग्राफ होता है हमारा लीनियर ग्राफ। लीनियर, या इसको हम बोलते हैं रेखीय ग्राफ। पहला कांस्टेंट मतलब अचर, जो हिंदी वाले हैं उनके लिए। रेखीय ग्राफ होता है जैसे y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया x प्लस 5, ये इसको बोलते हैं रेखीय समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें y इज प्रोपोर्शनल टू आता है x, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल वाला जो ग्राफ आएगा, y इज प्रोपोर्शनल टू, यदि x लिखा है, इसका मतलब ये x और ये y, और ये ग्राफ सीधा सीधा जाएगा ऐसा। देखिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ। या तो आप ऐसा समझ सकते हो, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, आम बोलचाल की भाषा में जो आपको समझ में आता है, ठीक। यदि y इज प्रोपोर्शनल टू x है तो हमारा ग्राफ बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा, एकदम सीधा ग्राफ जाने वाला है, ऐसा सीधा ग्राफ जाएगा। और सीधा ग्राफ जाएगा तो सेकेंड और फोर्थ से होके जाएगा, सॉरी, सेकेंड और ये फर्स्ट और थर्ड से होके जाएगा। y इज प्रोपोर्शनल टू x का जो ग्राफ होगा वो पहले और तीसरे से होके जाएगा, है ना। इसी में कई बार ऐसा होता है कि y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का ग्राफ आ जाता है। y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टाइप का कोई ग्राफ दिखता है, तो ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे जाएगा, ये ऐसा सेकेंड और फोर्थ से, ये इस तरीके से। अब ये ग्राफ कहां पे जाएगा, कैसा जाएगा, ठीक है। एक बार और मैं बता दूं, यदि हमारा इक्वेशन लीनियर जैसा है या फिर y इज प्रोपोर्शनल टू x जैसा दिख रहा है तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, और y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स जैसा दिख रहा है तो ये ग्राफ जो है ये ऐसा जाएगा। अब जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में बहुत बार हमको ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसका ग्राफ लीनियर होता है। जैसे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे। F को बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। जब हम स्प्रिंग पढ़ते हैं ना तो स्प्रिंग में ये आता है, ये जैसा स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पे मैं जैसे स्प्रिंग को इस तरफ खींचूं तो स्प्रिंग उसको अपनी तरफ वापस खींचता है। आप लोगों ने स्प्रिंग के साथ खेला होगा, तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो हमारा स्प्रिंग जो है अपने आप को वापस खींचता है।
तो अपने आप को वापस खींचेगा, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, कि ये स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या स्प्रिंग में विस्थापन कितना आ गया है। अब देखो यदि इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ यदि मैं फॉर्मूले के हिसाब से जाऊं तो एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये कैसा बनेगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वाला बनेगा, क्योंकि सामने माइनस साइन लग गया, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, सॉरी ये ग्राफ जो है ये ऐसा जाएगा। ये एफ और एक्स के बीच का जो ग्राफ जाएगा ना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स जब हम लिखेंगे तो ये एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, ये ऐसा जाएगा। एक और आता है एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ये जब आप लोग एसएचएम पढ़ोगे या फिर वेव पढ़ोगे तो वेव में ये आता है एक्सीलरेशन या त्वरण जो होगा वो माइनस वाई, या फिर ये त्वरण प्रोपोर्शनल टू माइनस विस्थापन, या फिर एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ जाएगा वो भी आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि वहां भी माइनस साइन लग गया है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा लीनियर ग्राफ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप ग्राफ बना सकते हो। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मूले से हम कैसे ग्राफ को डिजाइन करेंगे, फॉर्मूले से हमारा ग्राफ कैसे आएगा। तो पहले कुछ ग्राफ को मैं बता दूं। दूसरा होता है हमारा एफ इज वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। ये ग्राफ को बोला जाता है पैराबोलिक ग्राफ, और ये पैराबोलिक ग्राफ बनता है ऐसा और इधर से ऐसा, ये इस तरीके का ग्राफ y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर यदि आपके पास है तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा। तीसरा y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x है तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ। चौथा y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर है तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये ग्राफ बनेगा हमारा ऐसा कुछ। ये जो स्लोप है ये स्लोप का काम रहता है, y इज प्रोपोर्शनल टू x है। देखो ये हाथ है, अब इसको मैं ऐसा मोड़ते जाता हूँ, ये ऐसा, तो ये जो स्लोप है ये गहराते जाएगा। उसी तरीके से y इज प्रोपोर्शनल टू x का जब ग्राफ देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, और इसमें ये कुछ डाउन हो गया, एक्स क्यूब यदि नीचे में आ जाए तो ये ऐसा हो जाएगा। वैसा ही यदि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए तो फिर ये ऐसा चलने लगेगा, करेक्ट। अब देखते हैं फॉर्मूले से हम कैसे ग्राफ को बनाएंगे, जो हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला होता है उससे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो एक सिंपल सा जनरल फॉर्मूला मैं ले लूं कि y इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई c इंटू डी क्यूब, ऐसा एक फॉर्मूला है। इसमें a b c d कुछ है, a b c d जो है ये मान लो a है, ये b है, कोई वेरिएबल हम मान के चलते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको जो देखना है y और a के बीच का रिलेशन। देखो एक तरीका मैं बताऊं, यदि ये सीधा सीधा कटता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यदि ये ऐसा होके कटता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, y इज प्रोपोर्शनल टू a, ये लिखा जा सकता है। दूसरा क्या लिख सकता हूं, y इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। देखो सीधा सीधा लाइन में जा रहा है, y इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है। ध्यान देना बच्चों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तीसरा, चलिए अब ये इन दोनों पे बात करते हैं। जब आपके पास y इज प्रोपोर्शनल टू a ऐसा आता है इक्वेशन पे, तो ये आ जाता है y1 अपॉन y2 इक्वल टू a1 अपॉन a2। y और a के बीच का रिलेशन जिसमें ये तीनों चीजें हमने नहीं लिया, या हम मान के चलें कि ये कांस्टेंट है, ये तीनों नहीं बदलेगा। बदलेगा तो क्या बदलेगा, a बदलेगा, और a के बदलने से हमारा y बदलेगा। जैसे a को आप डबल कर दो तो y डबल हो जाएगा, a को आप ट्रिपल कर दो तो y ट्रिपल हो जाएगा, ये। और इसका जो ग्राफ बनेगा, अब इसमें मैं a को इधर रख दूं y को इधर रख दूं तो ये ग्राफ बनेगा सीधा सीधा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला चल रहा है। y इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, इसके हिसाब से y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू आ जाएगा b1 अपॉन b2 का होल स्क्वायर। इस तरफ आप b को रख दो, इस तरफ आप y को रख दो, और ये ग्राफ ऐसा पैराबोलिक जाएगा। ठीक,
तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है और फॉर्मूले से आपको ग्राफ को बनाना है। तीसरी चीज, y इज प्रोपोर्शनल टू c का ग्राफ, सॉरी y इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, क्योंकि अब ये ऐसा आएगा, इसको काटो तो ये कुछ ऐसे में कटना है, तो ऐसे में कटेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आया। यहां पर देखो y1 अपॉन y2 इक्वल टू आ जाएगा c2 अपॉन c1। यहां पे क्या होता है, जब हम c को बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू हमको कम मिलेगा, यदि हम c को इंक्रीज करें तो y कम मिलेगा। इससे पहले जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला था, जो सीधा सीधा कट रहा था, उसमें जैसे a को बढ़ाऊंगा तो y बढ़ता है, b को बढ़ाऊंगा तो y बढ़ता है। जैसे b को मैं 2 कर दूं तो y 4 हो जाएगा, ऐसा बढ़ेगा। b को मैं 4 कर दूं तो y 16 हो जाएगा, ऐसा बढ़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर c को आप यदि बढ़ाते हो तो y का क्या होगा, कम होगा, और c को यदि आप कम करते हो तो y क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये c और ये y, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, डिक्रीज होता हुआ बनेगा। यहीं पे यदि ये माइनस में हो जाए, ये चीज माइनस में आ जाए तो और कर देते हैं, y इज प्रोपोर्शनल टू -1/c हो जाए तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। याद रखना, प्लस में है तो ग्राफ ऐसा जाएगा और माइनस में है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। चौथी चीज, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/d³ है, क्यूबिक ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ आएगा ये हमारा हो गया d, ये हमारा हो गया y, ये ऐसा। ठीक है, देखो एकदम मैजिक टाइप की चीज हो रहा है, एकदम जादू जैसा लग रहा है कि ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से हम बनाएंगे। ये एकदम बेसिक ग्राफ है। इतना ग्राफ यदि आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको आना ही चाहिए, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको सीख लो। कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम है, और यदि इस बार का एग्जाम नहीं दे रहे हो तो अगली बार का एग्जाम दोगे, कभी ना कभी तो दोगे। नीट का जो लोग, जिन लोगों का टारगेट है भाई डॉक्टर बनना है, हमको किसी को सुई लगाना है ना, किसी की बीमारी का इलाज करना है, यदि ऐसा कोई उद्देश्य आपके जीवन में है तो आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए ऐसी चीज़ों को समझना जो आपके लिए फिजिक्स में बहुत काम का है। और फिजिक्स नहीं निकलेगा तो नीट नहीं निकलेगा, मैं पहले ही बता के रखा हूँ। फिजिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कम से कम क्वालिफाई तो हो जाओ यार, कम से कम इतने क्वेश्चन बना लो। यहाँ मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने लोगों को इतना, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन भी A to Z आते हैं, पर लोग बना नहीं पाते, बच्चे बना नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको कैलकुलेशन नहीं करना है, उनको डर लगता है, वो घबराते हैं कैलकुलेशन करने से। तो कब तक घबराओगे, कब तक बच के जाओगे, कहीं ना कहीं तो इसके लपेड़े में आओगे ना। समझ में आई बात? तो इसको अभी से अच्छे से करो, ठीक, बार बार बोल रहा हूँ। ये ग्राफ है और अभी तो पैटर्न चल रहा है कि ग्राफ से क्वेश्चन आता ही है। पिछली बार आया, पिछले बार आया, तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन जो है ये आएगा ही। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले से आपको ग्राफ बनाना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2 डिवाइड बाई r², या गुरुत्वाकर्षण का बल। अब इसमें r और g के बीच का ग्राफ, सॉरी r और f के बीच का ग्राफ, अभी देखो f प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/r², प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा इस तरीके से। इस ग्राफ को आपको ऐसा बनाना है, एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी -Gm1m2 डिवाइड बाई r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे अब माइनस साइन आ गया है तो ये ऐसा जाएगा, ये ग्राफ ठीक उल्टा कर देना। यहां पे क्या होता है, यदि r बढ़ेगा तो f यहां पे कम होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां r के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। r के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। ग्रेविटी से रिलेटेड ग्राफ है। जैसे ग्रेविटी में एक चीज और आ जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 हाफ mv का स्क्वायर।
या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है G m1m2 डिवाइड बाई 2r। काइनेटिक एनर्जी और r के बीच का यदि हम रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आता है 1/r। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/r, तो ये ऐसा जाएगा। ये ग्राफ बन गया आपके काइनेटिक एनर्जी का, ये ग्राफ बन गया आपके पोटेंशियल एनर्जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है यार, पढ़ना ही है, इसको पढ़ के जाना ही है ना। एनर्जी का ग्राफ है ग्रेविटेशन पे, तो ये पढ़ के जाना ही है। एक टोटल एनर्जी आता है, जब हम लोग टोटल एनर्जी या कुल जो ऊर्जा की बात करें, टोटल एनर्जी काउंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये होता है, और इसका ग्राफ आता है ऐसा, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ। तो इस तरीके से यदि आपको फॉर्मूला याद है उसका, तो आप ग्राफ को आसानी से बना सकते हो। फॉर्मूला याद नहीं है, ग्राफ याद है तो भी बना सकते हो, लेकिन कितने ग्राफ को रटोगे, रट्टा तो नहीं मार सकते। कई लोग होते हैं जो एकदम बुक पकड़ के ऐसा रट्टा मारते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। कई लोगों को मैंने देखा है बुक पकड़ेंगे और चेयर पे बैठ के एकदम SHM में ऑस्किलेट करते हुए ऐसा 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 रट्टा मारेंगे, तो उससे आपका फिजिक्स नहीं निकलेगा। लोग 4 साल से रट्टा मार रहे हैं, आप अपने आसपास ढूंढोगे तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे लोग 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से रट्टा मारे जा रहे हैं, एक एक पेज को याद करके बैठे हैं, फिर भी उनका नीट नहीं निकलता है। कारण रट्टा मारने से नीट नहीं निकलेगा, रट्टा मारने से JEE नहीं निकलेगा। JEE और नीट निकलेगा चीज़ों को समझने से। आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ लो। यदि ग्राफ आपने समझ लिया तो ग्राफ का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा, आराम से बनेगा। इतना भी टफ कोई ग्राफ नहीं आता है, ठीक है। इसी में यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें या स्थिर विद्युत की बात करें, तो स्थिर विद्युत में U इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, तो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R, ये आता है। आप लोगों ने स्थिर विद्युत पढ़ा होगा, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 12th भी दिए हैं उनको भी पता है कि ये जो हमारा स्थिर विद्युत में पोटेंशियल एनर्जी का K Q1 Q2 बाई R का एक ग्राफ होता है ना। अब इसमें 2 केस आता है। पहला केस आता है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, Q1 और Q2 यदि 0 से ज्यादा हो तब ग्राफ कैसा बनेगा, और Q1 Q2 लेस देन 0 हो तब ग्राफ कैसा बनेगा। तो पहली चीज Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है इधर 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 का राशि मतलब इधर क्वांटिटी मतलब ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है प्लस की चीजें मिलना, +1 मिले, +2 मिले, +3 मिले, प्लस इंफिनिटी की चीजें मिलना। नंबर लाइन में जब हम जाते हैं तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट आप देख लो। इधर की इस तरफ का जो है ये ग्रेटर देन वाला साइन, इस तरफ जो है ये लेस देन 0 वाला साइन। मतलब इधर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव, और इधर का क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव ये तभी मिलेगा जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। Q1 Q2 दोनों के दोनों प्लस प्लस हो या Q1 Q2 दोनों के दोनों माइनस माइनस हो, तब आपको ये चीज मिलेगा। अभी देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब Q1 Q2 को छोड़ो, Q1 Q2 में बस अपने को ये केस देखना है। Q1 Q2 का केस देख लिए तो U इज प्रोपोर्शनल टू मिल जाएगा 1/r। तो ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा U, और ये ग्राफ चला ऐसे इस तरीके से। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, समझ में आई ना बात। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठो, दिमाग को अपने साथ लेके बैठो। अलमारी में लेके दिमाग को अलमारी मत रखना, अपने साथ रखो, कहीं इधर उधर मत ध्यान लगाओ, ठीक। बस एनालिसिस पे थोड़ा सा ध्यान दो, एनालिसिस एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि Q1 Q2 लेस देन 0 है, Q1 और Q2 कम है, इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव निगेटिव या तो ये निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन 0 है मतलब ऋणात्मक। जैसे +1 -1 -1 आया, +2 -2 -4 आया, इस टाइप का हो तो ये ग्राफ सीधा उल्टा कर देना। ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा U, ये ऐसा कर देना, उल्टा में चल जाएगा। समझ में आया। एक फॉर्मूला इसका और होता है, ये होता है Q इंटू V, जहां पर V हम लोग लेते हैं पोटेंशियल। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, तब आपको ये फॉर्मूला काम आने वाला है। तो U और V के बीच का ग्राफ यदि हम देखें तो इधर V हो गया, इधर U हो गया, ये लीनियर जाएगा, सीधा सीधा लीनियर।
Q और V के बीच का ग्राफ कैसा जाएगा, लीनियर। यदि Q को मैं पॉजिटिव मान के चलूं तो, और Q को मैं निगेटिव मान के चलूं तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा। यदि Q को मैं निगेटिव मान के चलूं तो, आया ना समझ में, आसान है, बहुत आसानी से बन सकता है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। ग्रेविटी में एक ग्राफ और पूछा जाता है कि ग्रेविटी जो होगा वो कैसे बढ़ेगा या कैसे कम होगा। तो ग्रेविटी किस तरीके से बढ़ता है और किस तरीके से कम होता है। तो चलिए ग्रेविटी वाली चीज मैं बता दूं। जी की वैल्यू, जी का वैल्यू जब हम लेते हैं हाइट के साथ में, तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस आर अपॉन एच, सॉरी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये ऊपर जब हम जाते हैं तब जी इस तरीके से कम होता है, हाइट में भी जाओगे तो जी कम होगा। दूसरा, जब हम सरफेस पे रहते हैं तो जी डैश इज इक्वल टू आता है हमारा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कब मिलेगा हमको, सरफेस पे, और सरफेस पे जी का वैल्यू होता है मैक्सिमम। जब हम नीचे जाते हैं तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। डी डेप्थ है कि कितना नीचे जाओगे, तो यदि नीचे जाओगे तो भी जी कम होता है। ये तो हो गया रिजल्ट जो आप थ्योरी में पढ़ते हो। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसका ग्राफ बहुत बार पूछा हुआ ग्राफ है। इसका ग्राफ ये होता है कि मान लो ये अर्थ है, मान लो ये पृथ्वी है ऐसा, ये, और ये यहां से यहां तक है, इसका रेडियस आर। तो देखो ग्राफ कैसा चलेगा इसका, इस तरफ है डिस्टेंस। अब यदि मैं सेंटर से आगे बढ़ूं, मैं मान लो सेंटर पे हूं, पृथ्वी के केंद्र पे हूं, और पृथ्वी के केंद्र से मैं आगे बढ़ते जाता हूं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ग्रेविटी यहां बढ़ते जाएगा। देखो मैं सरफेस पे हूं तो ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने ग्रेविटी देखा ना। तो यदि मैं सरफेस पे हूं तो ग्रेविटी सबसे ज्यादा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मैं सेंटर से आगे बढ़ूं यहां तक, सेंटर से यहां तक, तो यदि सेंटर से मैं इस तरीके से आगे बढ़ता हूं तो ग्रेविटी बढ़ता जाएगा। यदि मैं यहां से इधर आऊं तो ग्रेविटी कम होता जाएगा। याद रखना, यदि मैं नीचे जाऊं तो ग्रेविटी कम होगा इसके हिसाब से, और लिनियरली कम होगा। और यदि मैं ऊपर जाऊं तो ऊपर जैसे जैसे मैं जा रहा हूं तो ग्रेविटी क्या होगा, लिनियरली बढ़ता है, और वहां से आने के बाद ग्रेविटी ऐसा कम होता है। तो जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, ये ग्राफ कई बार पूछा गया है। ये ग्राफ मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला ग्राफ नहीं पूछा गया है। बहुत आसान है। यदि सेंटर से मैं ऊपर जाऊं तो ग्रेविटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सेंटर पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगा, और सेंटर के बाद फिर जैसे हम लोग हाइट पे ऊंचा जाते हैं तो फिर ग्रेविटी कम होगा, और ये ग्रेविटी ऐसा कम होगा। तो इस तरीके से ये जो है फॉर्मूले से आप चीजों को निकाल सकते हैं। इसमें एक केस और आता है कि यदि मैं अंदर से खोखला कर दूं, जैसे फुटबॉल, अब ये तो अर्थ हो गया, सॉलिड स्फीयर है ना, ये सॉलिड है, ठोस है, ठोस गोला के लिए। कभी कभी पृथ्वी के लिए ना पूछ के बोलेगा ठोस गोले के लिए क्या होगा, तो ठोस गोले के लिए ऐसा होगा। और यदि मैं होलो स्फीयर की बात करूं, एच खोखला गोला, यदि खोखले गोले की मैं बात करूं, तो खोखले गोले की बात करूं तो इसमें देखो यहां से यहां तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। पृथ्वी को यदि हम पूरा अंदर से खोखला कर दें तो उस केस में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहां से यहां तक जीरो रहेगा, उसके बाद में ये डिक्रीज होगा, ये ऐसा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस ग्राफ को याद कैसे करना है, ये ग्राफ आपको पता है क्योंकि अंदर में बहुत कुछ है, सारे माल मटेरियल तो अंदर है ना, सोना चांदी हीरा मोती जो भी है सब अंदर है। तो अंदर में सब कुछ है, तो अंदर में ऐसा बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ठीक, अंदर से ऐसा बढ़े। अब अंदर में कुछ नहीं है, सारा चीज आपने निकाल लिया, एकदम खोखला हो गया, तो खोखला हो गया तो क्या होगा, ग्रेविटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी पूरी तरीके से, और ये ऐसा बनेगा ग्राफ।
ठीक है, ये आपका हो गया है ग्रेविटी वाला ग्राफ। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना, ये ग्राफ पिछली बार पूछा हुआ था। तो क्या करना है आपको, जैसे ग्राफ आता है, कोई भी ग्राफ जब आता है ना, तो ग्राफ आएगा तो या तो आपको देख पहचानना होगा कि वो कौन सा ग्राफ सही है। तो आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लिखो, झट से फॉर्मूला लिखोगे और आपको एकदम तुरंत पता चलेगा कि हाँ ये वाला ग्राफ सही है, ऐसा। या फिर आपको ग्राफ में ही सब कुछ दे दिया है और निकालना पड़ेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे x दिया है, v निकालना है, तो क्या कर देना, सीधा सीधा tan थीटा निकाल देना, जो ग्राफ दिया रहेगा उसका, एंगल जो दिया रहेगा उसका। अभी देखो ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा हुआ है, उसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेडब्ल्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीईटी में भी पूछा हुआ है, पीईटी में भी, तो सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक क्वेश्चन जो है वो आपके सारे ज्ञान चक्षु खोल देगा, समझ रहे हो, आपका जितना है ना ज्ञान चक्षु जो नहीं खुला होगा, नींद आ रहा होगा, किसी को घूमने का मन कर रहा होगा, ये एक क्वेश्चन देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखो x और t का ग्राफ ऐसा दिया रहेगा और ये यहाँ पे दिया रहेगा ऐसा, और ये यहाँ पे दे दिया एंगल 30 डिग्री। अब आएगा यहाँ त्रिकोणमिति, अब आएगा मजा, त्रिकोणमिति की बात होगी। तो आपको v निकालना है, तो v निकालना है तो क्या करो, सीधा सीधा tan 30। यदि आपको वेलोसिटी निकालना है, v निकालना है, तो v निकालना है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा tan 30 ले लो। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड में इतना वेलोसिटी, विद इन ए सेकेंड आंसर आएगा। पिछली बार ही ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था मैं बता दूं, जैसे a और ये b, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, आपको a और b में बताना था किसकी वेलोसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। ये क्वेश्चन पिछली बार नीट का है, उससे पहले भी आया है, लेकिन पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन कराया भी था, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बच्चों को बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रेगुलर वालों को भी कराया था, ड्रॉपर वालों को भी कराया था, जो 12th पढ़ रहे थे उनको भी कराया, और जो ड्रॉपर थे उनको भी कराया, और जो क्रैश कोर्स में थे उनको भी कराया। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन मैं 100% कराता हूँ। अब इसमें देखो a की वेलोसिटी tan 30 डिग्री, b की वेलोसिटी tan 60 डिग्री, tan 60 आ गया √3। अब आपको थोड़ा आगे बढ़ जाना है, VA/VB 1/√3, √3 ये नीचे आता है, तो √3 हो गया 3। अब आपको थोड़ा और आगे बढ़ जाना है, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो VB इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू VA। ये आंसर लाना था। देखो है ना आसान, बहुत आसान है। अब इसमें क्वेश्चन बनाने वाला जो है थोड़ा सा घुमा देता है। कैसे घुमा देगा, अभी देखो ये है, इस टाइप का ग्राफ आएगा, तो थोड़ा सा अब ग्राफ को इधर उधर अल्टी पल्टी कर देंगे। कैसे अल्टी पल्टी करेंगे, अब ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा t। लो अब बनाओ, सेम चीज है, ये है a, ये हमारा 30 डिग्री, ये है b, ये हमारा 60 डिग्री। अब पूछेगा भैया इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताओ। तो देखो यहां ये ग्राफ याद रखना है, xt ग्राफ, और यदि ग्राफ पलट जाए तो सारा रिजल्ट पलट जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, VA लेना है cot 30, या फिर यदि समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना, इस ग्राफ को आप ऐसा बनाना, ऐसा बनाने के बाद ऐसा निकालना, और ये रिजल्ट को पूरा पलट देना। पलट कैसे जाओगे, अभी देखो VB इज इक्वल टू 3VA है, इसमें VA इज इक्वल टू 3VB आएगा। या ऐसा नहीं करना है तो VB इज इक्वल टू cot 60 कर दो, फिर प्रोसीजर वैसे ही सेम है, ये ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा बना सकते हो। आया ना समझ में। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो आता है जब हम कैपेसिटर पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू C इंटू V, जब हम कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो यहां भी आता है, तो C इज इक्वल टू Q/V, ये ऐसा कर सकते हो। अब ये ग्राफ कैसा देगा, इधर दे दिया है V, इधर दे दिया है Q,
और ये दे दिया हमारा 30 डिग्री। क्यूवी ग्राफ है। यदि मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो एक ट्रिक और मैं बता रहा हूं, आप क्या करो, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में बदल दो। ऐसा, ये बदल गया राइट एंगल ट्रायंगल में, त्रिभुज हम बना दिए। इसमें लगा दो tan 30। tan 30 कितना आ जाएगा, Q अपॉन वी, और Q अपॉन वी कितना है, C, तो मिल गया C। तो सीधा सीधा C क्या हो गया, tan 30 आया। सेम चीज को पलट दिया जाए, इधर V कर देते हैं, इधर Q कर देते हैं, और ये ग्राफ ऐसा दे देते हैं, ये अब tan 30। तो अब क्योंकि ग्राफ पलट गया तो आपको क्या करना है, C इज इक्वल टू cot 30, आया ना। सेम ग्राफ होता है जब हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, जैसे V इज इक्वल टू आई आर, या R इज इक्वल टू हो गया V अपॉन आई। सेम चीज, बस यहां पे आपका आ जाएगा I, इधर आ जाएगा आपका V, और R कैसे निकलेगा, tan 30। ऐसा R निकालना है तो R कैसे निकलेगा, R निकलेगा tan 30। या फिर ऐसा हो गया तो यहाँ पे R कैसे निकलेगा, cot 30। यहाँ हम लोगों ने दे दिया I, यहाँ हम लोगों ने दे दिया V। देखो है ना सेम चीज एकदम। अलग अलग जगह पे आप ये चीज पढ़ोगे, आप इसको कभी 1D में पढ़ोगे, कभी 2D में पढ़ोगे, कभी कैपेसिटर में पढ़ोगे, कभी रेजिस्टेंस में पढ़ोगे। तो अलग अलग जगह पे क्यों पढ़ना, आपके पास ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करो, और फिर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप फिर बता सकते हो, हाँ भाई ये ऐसा है, मतलब ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके का एक ग्राफ पूछा जाता है जब हम यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं, यंग मापांक, यंग्स मॉडुलस पढ़ते हैं, तो सेम ग्राफ आता है। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या फिर प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी दोनों में पढ़ा दे रहा हूं, किन्हीं बच्चों को शिकायत ना हो कि हिंदी में नहीं बताए, इंग्लिश वालों को शिकायत ना हो कि इंग्लिश में नहीं बताए। ठीक है, बाकी लैंग्वेज आता नहीं, छत्तीसगढ़ी में तो पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये दो लैंग्वेज है, आप स्ट्रेस स्ट्रेन प्रतिबल विकृति ये करना है। तो देखो अब ये ग्राफ कैसे आएगा, इधर रहेगा आपका स्ट्रेन या इसको बोलते हैं विकृति, इधर आएगा आपका स्ट्रेस या इसको बोलते हैं प्रतिबल, और ये दे दिया एंगल 30 डिग्री, ये है A। अब बोलेगा A का यंग मापांक कितना है, तो A का यंग मापांक क्या करना, सीधा सीधा tan 30 लगाना, निकल जाएगा, वही कॉन्सेप्ट है। या तो दे देगा B और बोलेगा 60 डिग्री है, तो B का कितना है, तो ये आ जाएगा tan 60। ठीक, इसमें कई बार ऐसा पूछता है कि मान लो एंगल ना दिया, ऐसा, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये यहाँ पे दे दिया है, इधर दे दिया हमारा 3 और इधर दे दिया हमारा 4। अब बताओ यंग मापांक कितना है, तो कुछ नहीं करना, ये देखो ये है बना है ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल बना। अब ये ट्रायंगल बना तो इसमें ये एंगल ले लेना थीटा, tan थीटा, tan थीटा सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। यहां से यहां तक आपका 3 मिल गया, यहां से यहां तक आपका 4 मिल गया, दैट इज 4/3, या थीटा इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो tan इनवर्स 4/3। ये देखो बहुत आसान है, तुरंत निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक ग्राफ और आता है जब हम टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ, टर्मिनल वेलोसिटी जब हम पढ़ेंगे, या इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत वेग। सीमांत वेग क्या होता है, जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे आता है तो पहले वो जल्दी जल्दी आएगा, इसके बाद एक आराम से उसकी वेलोसिटी मिलेगी, तो वो वेलोसिटी मिलेगी तो उसके हिसाब से। अब इसका जो फॉर्मूला है देखो, ये इसकी डेंसिटी मैंने ले लिया सिग्मा, घनत्व जो होता है, और जिस मीडियम पे है उस मीडियम की डेंसिटी मैंने ले लिया ये मैंने ले लिया रो, ये मैंने ले लिया सिग्मा। इसका फॉर्मूला है V इक्वल टू 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू G अपॉन R स्क्वायर।
ऐसा आर स्क्वायर अपॉन ईटा, सॉरी आर स्क्वायर अपॉन ईटा, ऐसा कुछ इसका फॉर्मूला है। अब इसमें v जो है टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब ये है कि कोई भी चीज़ धीरे धीरे कैसे नीचे आएगा। जैसे लोगों को आपने देखा, लोग पैराशूट से कूदते हैं, तो पैराशूट से आते हैं तो एकदम, फिर पहले तेजी से आएंगे, फिर एकदम धीरे 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 आते हैं, है ना। अब उनको क्या करो, आप छतरी पकड़ा दो, भैया ले अम्ब्रेला है, अब कूद। तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि लोग नीचे आने की अपेक्षा सीधा ऊपर जाएंगे, प्राण पखेरु तो उड़ जाएंगे ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी का बहुत रोल होता है यहाँ पे। टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इक्वल टू 2/9 रो माइनस सिग्मा जी आर स्क्वायर अपॉन ईटा। समझ में आया। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर पे, तो सीधा सीधा ये आर, ये वी टर्मिनल वेलोसिटी, ये ऐसा। अब इसको थोड़ा सा यदि घुमा दिया जाए, अब यहां आर की जगह क्या कर दे, इधर आर स्क्वायर कर दे और इधर टर्मिनल वेलोसिटी कर दे। देखो आर था, वी था, तो ऐसा गया। अब इधर हम क्या कर दे, आर स्क्वायर कर दे, तो ये जो आर स्क्वायर है इस पूरे को मान लो एम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। ऐसा भी घुमाता है, जहां पे 1/r है, जैसे जब आप कूलाम फॉर्मूला पढ़ोगे तो 1/r स्क्वायर है, तो ग्राफ में नीचे में 1/r स्क्वायर दे देगा, तो वो सीधा सीधा लाइन जाता है। फिर ईटा और वीटी के बीच का ग्राफ है, वीटी और ईटा के बीच का ग्राफ बनाना है, तो ये हमारा ईटा, ये हमारा वीटी, और ये ऐसा चलेगा। समझ में। इसके अलावा एक ग्राफ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डिस्टेंस के साथ में टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ। ये आर रेडियस है ना भाई, इसका रेडियस है। इधर डिस्टेंस के साथ टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ कैसे आएगा, तो डिस्टेंस के साथ टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख के जाना है। डिस्टेंस के साथ में टर्मिनल वेलोसिटी पूछा हुआ ग्राफ है। डिस्टेंस के साथ टर्मिनल वेलोसिटी किस तरीके से बदलता है या कैसा बदलेगा। तो इतना ग्राफ है। ग्राफ बहुत सारा है, मैं ग्राफ के बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर ये बेसिक चीज़ है, इतना आपको आना चाहिए यदि आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो, या जेडब्ल्यू के एग्ज़ाम दोगे तो। अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ y इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ चलेगा, ये चलता है हमारा ग्राफ ऐसा, ये ऐसा सांप जैसा बिल्कुल बनाते जाओ ऐसा, ये चल दिया ग्राफ। यदि y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, यदि y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी क्या कर दिए, प्लस फाइव कर दिए, तो प्लस फाइव हो गया, तो ये ग्राफ कुछ 5 डिग्री से ऊपर जाएगा ऐसे, ये एंगल हो गया 5, तो ऐसा जो आपको साइन का ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, है ना। इसी में यदि इस ग्राफ को मैं माइनस साइन कर दूं, सेम है, यदि ये माइनस साइन ओमेगा टी हो जाए, y इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ मिल जाए, तो माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ चलेगा ऐसा, ठीक उलट देना ऐसा, ये ग्राफ चलेगा। y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, तो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ जाएगा ये ऐसा, ये कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, ये होता है 90 डिग्री, कॉस वाला 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे चलता है। माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कर दे, यहीं पे इस ग्राफ को हम माइनस में कर दें, तो माइनस में करेंगे तो ये कैसा जाएगा, ये ऐसा, यदि हम इसको माइनस में कर दें तो फिर वो माइनस से जाएगा। ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं, जब हम SHM पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है a साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट का है या विस्थापन जिसको हम बोलते हैं, इससे हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का इक्वेशन होता है a कॉस ओमेगा टी, इससे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं माइनस a ओमेगा स्क्वायर, सॉरी a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसा। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकालोगे। तो अब देखो ये साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ है ना, तो ये ऐसा जाएगा,
ये कॉस ओमेगा टी वाला ग्राफ है, ये ऐसा जाएगा। ये माइनस साइन आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ है, ये ऐसा जाएगा। यहीं पे फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो फोर्स डिपेंड करेगा ए पे, तो m इंटू ए का वैल्यू ले लो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो F का जो ग्राफ होगा वो ठीक फॉलो करेगा किसको, ये वाले ग्राफ को। तो कभी कभी आता है ये इधर टाइम है भाई, है ना, इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर वेलोसिटी है, इधर एक्सेलरेशन है और इधर फोर्स है, फोर्स टाइम ग्राफ है। तो आज का जो क्लास रहा वो कंप्लीट ग्राफ का क्लास रहा। ग्राफ अपने आप में बहुत बड़ा है, मैं कोशिश कर रहा था कि आपको पूरी चीज़ें ग्राफ में बता दूं, एटलीस्ट उतनी चीज़ें तो बताऊं जो आपके नीट के लिए ज़रूरी है। और आप इतना यदि पढ़ के जाते हो तो ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो आपसे आराम से बन जाएगा। तो आप जो भी चीज़ पढ़ोगे, जो भी फॉर्मूला पढ़ोगे, उसके ग्राफ आप एक बार ज़रूर देख के जाओ, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाय बाय।